रेफ्रिजरेटर के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? तो रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित वह उपकरण है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों को कुछ समय तथा कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? फ्रिज भी कहते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक और दूसरा होता है कमर्शियल। डोमेस्टिक माने घरेलू और कमर्शियल माने व्यापारिक स्तर पर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको कमर्शियल बोलते हैं, यानी व्यापारिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर समझ में आया। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित वह उपकरण जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों को कुछ दिनों या कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो उस उपकरण को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है। यानी रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा, रेफ्रिजरेशन इसमें सिस्टम प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के होते हैं? हरि गोविंद, रेफ्रिजरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? डोमेस्टिक और कमर्शियल। ठीक है। रेफ्रिजरेटर की बनावट जो है कितने विधियों के अंतर्गत पूर्ण होता है? तो रेफ्रिजरेटर की बनावट 3 विधियों के अंतर्गत पूर्ण होता है। पहला जो है जनरल मैकेनिकल बॉडी, जैसे जो है जनरल मैकेनिकल बॉडी, BODY, जनरल मैकेनिकल बॉडी। पहला क्या है? जनरल मैकेनिकल बॉडी, और दूसरा है वेपर कंप्रेशन एफिशिएंसी सिस्टम, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज। किसी भी रेफ्रिजरेटर की बनावट कितने विधियों के अंतर्गत पूर्ण होता है? तो 3, जनरल मैकेनिकल बॉडी, दूसरा वेपर कंप्रेशन एफिशिएंसी सिस्टम, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज। ठीक है। तो पहले हम आपको बताते हैं जनरल मैकेनिकल बॉडी। जनरल मैकेनिकल बॉडी यानी कि उसका जो बनावट है वो मैकेनिकल बॉडी के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये देख रहे हैं सामने, ये रेफ्रिजरेटर का जो है बॉडी है। ठीक है। ये जो है GI शीट का बना हुआ रहता है। किसका बना होता है? GI शीट का। GI शीट का पहले बनाया जाता था ताकि रस्टिफिकेशन ना हो, लेकिन आजकल माइल्ड स्टील का ही बन रहा है। माइल्ड स्टील के ज़्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है। GI का प्रयोग बंद कर दिया गया है, माइल्ड स्टील का बन रहा है। तो ये कैबिनेट बना दिया गया इसका, और कैबिनेट बनाने के बाद इसके जो है दरवाजे हैं ये। ठीक है। और इस कैबिनेट और इस दरवाजे के बीच में क्या होता है? एक फाइबर या क्या होता है? हार्ड प्लास्टिक का इनर लाइनर लगा होता है। क्या होता है? कैबिनेट और इसके भी अंदर क्या होता है? एक हार्ड प्लास्टिक या फाइबर का क्या होता है? इनर लाइनर लगा होता है। उसी तरह से दरवाजे में भी क्या होता है? अंदर की तरफ से इनर लाइनर लगा हुआ रहता है। कैबिनेट और इनर लाइनर के बीच में जो स्पेस बच जाता है, जो खाली रहता है जगह, उसके बीच में क्या भरा गया रहता है? तो इंसुलेटिंग मटेरियल भरा गया रहता है। वह इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन हो सकता है? तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ग्लास वूल हो सकता है, थर्माकोल हो सकता है, और पफ भी हो सकता है। पफ का पूरा नाम क्या होता है? पफ का पूरा नाम होता है पॉलीयूरेथीन फोम। क्या होता है? पॉलीयूरेथीन फोम। ग्लास वूल जो क्या होता है? सनपापड़ी की तरह ही होता है। ठीक है, बनावट में, लेकिन सनपापड़ी नहीं होता है वो। ग्लास वूल का मतलब होता है शीशे की रुई। ठीक है। शीशे की रुई को भी क्या किया जाता है? इस कैबिनेट और प्लस इनर लाइनर के बीच में भरा गया रहता है। ठीक है। ग्लास वूल को भरने के लिए क्या करना होता है? ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ में हैंड ग्लोव्स लगा होना चाहिए, आँख पर चश्मा होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, और सेफ्टी जो है आपका जो है कपड़े होने चाहिए। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर बेरे हैंड में नंगे हाथ से उसको स्पर्श करके इसके अंदर डालेंगे तो उसके जो है क्या होता है? अगर संपर्क में आ जाता है, बॉडी का कोई भी भाग संपर्क में आ जाता है तो खुजली उत्पन्न होने लगता है। क्यों खुजली होता है? क्योंकि उसका जो है भाग बहुत बारीक होता है, वो हाथ में धंस जाता है या कहीं भी धंस जाएगा तो वह खुजली करने लगता है। जैसे कि एक क्या होता है? हाँ, भुइली है, गांव में जो देखने को मिलता है भुइली, उसके ऊपर जो है इतना उसका जो है भाग, नुकीला वाला भाग निकला हुआ रहता है, टूर कहते हैं। वो दब जाता है, बॉडी के किसी भी भाग पर दब जाता है तो धंस जाता है। धंस जाता है तो क्या होता है? खुजली शुरू उत्पन्न हो जाता है। तो समझ लीजिए मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम के जो है ये भुइली है। ठीक है। और इनके बीच में जो है
क्या किया जाता है, मैंने एसी को भरा जाता है ताकि ये करता क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये करता क्या है कि बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देता है और अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देता है, नहीं जो अंदर कूलिंग होता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है कि ग्लासोल भी हो सकता है या पफ भी हो सकता है या थर्माकोल भी हो सकता है। थर्माकोल आप लोग देखे हैं ना, थर्माकोल जो है थर्माकोल होता है, ये भी जो है थर्माकोल क्या कहता है, इसके अंदर भरा गया रहता है, यानी तीनों में से कोई एक भरा गया रहता है, ठीक है। लेकिन अब थर्माकोल का भी बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि चूहे बहुत जल्दी काटते हैं इसको, ठीक है। चूहे तो काटते ही काटते हैं, इंसान को भी मिल जाता है तो खुरेदने लगता है या काटने लगता है इसको, ठीक है। काटता है कि नहीं काटता है, ठीक है। तो ये जो है अभी इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बताए हैं, वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, बाहर के हीट को अंदर नहीं जाने देता है और अंदर कूलिंग या हीट को बाहर नहीं जाने देता है, यानी एकदम शील्ड कर देता है। इसलिए इसमें कूलिंग कुछ समय के लिए बना रहता है। जैसे थर्मस देखे हैं ना आप लोग, तो थर्मस में जो है क्या होता है, गर्म पानी रख दीजिए तो गर्म ही रहेगा और ठंडा पानी रख दीजिए तो ठंडा पानी रहेगा, यानी जिस अवस्था में रख दीजिए उसी अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, उसके जो है क्या होता है कि हीट को बाहर नहीं जाने देता है या बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये दरवाजे में भी लगाया जाता है। दरवाजे के जो है बॉडी और प्लस इनर लाइनर के बीच में जो जगह होता है उसमें लगा होता है। ये इनर लाइनर में क्या होता है कि कई जो है स्लॉट बने हुए रहते हैं और इन स्लॉटों में जो है क्या होता है कि सेल्फ लगाए जाते हैं। सेल्फ समझते हैं ना, रेक समझ लीजिए खाद्य पदार्थों को रखने के लिए, ठीक है। और वो जालीदार होता है, क्या होता है, जालीदार होता है। जालीदार होता है इसलिए क्योंकि ऊपर से जो कोल्ड वेव्स होगा वो नीचे की तरफ आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या हो गया, इवोपरेटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा है ना इवोपरेटर, ये कंपार्टमेंट के अंदर इवोपरेटर लगा रहेगा। ऊपर जो है फ्रीजर है, ये डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है, डबल डोर मैंने 2 दरवाजे वाला, ठीक है। ये फ्रीजर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। इससे जो है हमेशा ये ऑपरेटर क्या होता है, ऊपर ही लगाया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ऑपरेटर क्या होता है, ऊपर ही लगाया जाता है क्योंकि प्लेट सरफेस टाइप होता है और ये ठंडा होता है। तो ठंडा होता है तो नीचे का क्या होता है, एयर गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जब हम ये पर जाता है तो इससे टकराता है ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से टकराता है तो वह ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, भारी होता है, और भारी होता है तो फिर ऊपर से नीचे आता है। फिर नीचे जब आता है तो वह खाद्य पदार्थ से टकराता है, फिर खाद्य पदार्थों के टेम्परेचर को लेता है, फिर गर्म हो जाता है, फिर गर्म होकर हल्का हो जाता है तो फिर ऊपर चला जाता है। ये क्रिया इसमें होती रहती है जिसको नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं, प्राकृतिक संवहन विधि कहते हैं, ठीक है। अगर हम ये ऑपरेटर को नीचे लगा देते तभी कूलिंग होगा ऑपरेटर में, लेकिन कैबिनेट के अंदर कूलिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर अगर लगा देते ऑपरेटर तो यहाँ ठंडा होगा तो नीचे ही ठंडा होगा, ऊपर ठंडा नहीं होगा, क्योंकि गर्म चीज ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन जब हम इसको ऊपर लगा देते हैं तो जब गर्म होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा हल्का होकर, और जब इसे टकराएगा तो फिर भारी हो जाएगा ठंडा होकर, तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें फैन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें फिन्स एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर लगा देते तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, अलग से फैन लगाना पड़ता है, तो वो फोर्स कन्वेक्शन हो जाता है, यानी कि उसमें फैन के द्वारा हवा का सर्कुलेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सेल्फ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसके बाद जो है इसमें भी क्या होता है, अलग अलग सेल्फ बने हुए रहते हैं, जिसमें यहाँ ऊपर हो गया एग पैन, बटर पैन, बॉटल पैन, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें हम क्या करते हैं, सामानों को भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है दरवाजे के ऊपर ये देख रहे हैं दरवाजा, दरवाजे के साइड साइड से अंदर से क्या लगाता है, डोर वेडिंग या डोर गास्केट लगा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये जो है डोर वेडिंग या डोर गास्केट लगा होता है, जो क्या करता है कि दरवाजा को बंद करते हैं तो दरवाजा बंद करने पर बाहर के एयर को अंदर नहीं जाने देता है और अंदर के एयर को बाहर नहीं आने देता है। और ये डोर वेडिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है, क्या लगा होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप समझते हैं ना, चुंबकीय पट्टी लगा होता है। जैसे ही इस दरवाजे को इधर बंद करेंगे तो जैसे ही बॉडी के पास जाएगा तो चिपक जाएगा ऐसे, ठीक है। कभी कभी ये जो है डोर वेडिंग या डोर गास्केट भी खराब हो जाता है
तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे तो टूट जाएगा तो पता चल जाएगा कि ख़राब हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जाकर वहाँ पर बंद होने के बावजूद भी एयर को क्या होता है आने देता है जाने देता है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ इसके बीच में कागज़ लगा देंगे और लगा के दरवाज़ा बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद कागज़ खींचेंगे, अगर निकल जा रहा है, ठीक है, एकदम इजी वे में, तो समझ लीजिए कि एक मैग्नेटिक स्ट्रिप काम नहीं कर रहा है। अगर उसी में चिपक जाता तो समझ लीजिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डोर बीडिंग को हम इसको पलटेंगे, इधर यहाँ से थोड़ा सा इधर घुमाएंगे तो यही स्क्रू रहता है, स्क्रू खोलकर हटाकर दूसरा डोर बीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये डोर बीडिंग क्यों लगाया जाता है या डोर गास्केट क्यों लगाया जाता है, बाहर के उष्मा को अंदर नहीं आने दे और अंदर के उष्मा को बाहर नहीं जाने दे, ठीक है। उष्मा आएगा जाएगा कैसे, उसका माध्यम होना चाहिए ना, तो वो एयर ही है। तो जब एयर ना जाएगा ना आएगा तो उष्मा का होगा, ना आएगा ना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो है काफ़ी समय तक कूलिंग बना रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि कूलिंग मेंटेन हो जाएगा। तो कंप्रेसर क्या करता है, सप्लाई को बंद कर देगा, थर्मोस्टेट सप्लाई को बंद कर देगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, तो कूलिंग नहीं करेगा। तो ये तो समझ में आ गया, ये जनरल मैकेनिकल बॉडी है। इसका क्या है, बॉडी। क्योंकि अगर बॉडी नहीं रहेगा तो कोई सामान काम करेगा, काम तो करेगा लेकिन कोई काम के लिए नहीं होगा, इसलिए बॉडी होना जरूरी है। तो जनरल मैकेनिकल बॉडी हो गया। दूसरा जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। क्या है दूसरा, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपको पहले बता दिया गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसे फिर आपको बता देते हैं यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हो गया कंप्रेसर, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर से होकर लिक्विड फिल्टर में, लिक्विड फिल्टर से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से होते हुए ये सेक्शन लाइन में इसमें आ जाएगा, और ये चार्जिंग लाइन है। ये हो गया कंप्रेसर COMP, ये कंडेंसर COND, और ये जो है लिक्विड फिल्टर, और ये हो गया RC, ये हो गया एवापोरेटर। दिखाई दे रहा है, कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और एवापोरेटर। ये सब चीज़ें जो है क्या होता है इसमें लगा हुआ रहता है, किसके लिए, तो ठंडा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करता है, यानी ठंडक उत्पन्न करता है। तो ये जो कंप्रेसर होता है ये कहाँ लगा होता है, इसके अंदर, तो कैबिनेट के अंदर, मतलब कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट में, कैबिनेट के पीछे नीचे की तरफ लगा होता है, यानी इसके कैबिन के अंदर नहीं लगा होता है, कैबिनेट के अंदर नहीं लगा होता है, बल्कि इसके पीछे नीचे की तरफ लगा हुआ रहता है। जो कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, और कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस के रूप में परिवर्तित करके डिस्चार्ज करता है। फिर वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में, और ये कंडेंसर जो है कहाँ लगा होता है, तो कैबिनेट के पीछे कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है। यह कंडेंसर जो है प्लेट एंड ट्यूब टाइप हो सकता है, एयर कूल्ड, या क्या होता है वायरमेश टाइप कंडेंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक रहेगा। देखेंगे जिसके रेफ्रिजरेटर के पीछे, कैबिनेट के पीछे जो है जाली बना हुआ रहेगा तो समझ लीजिए वायरमेश टाइप है, और जिसमें केवल प्लेट है तो समझ लीजिए प्लेट एंड ट्यूब टाइप है, ठीक है। उसके बाद जो है कंडेंसर के आउटलेट में ये लिक्विड फिल्टर लगा हुआ है। लिक्विड फिल्टर जो है उसमें लगा हुआ रहता है, या ड्रायर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है क्या होता है, लिक्विड फिल्टर के आउटलेट और एवापोरेटर, इसके एवापोरेटर के इनलेट के मध्य लगा हुआ रहता है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल प्रयोग किया जाता है वह कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता है। कौन सा होता है, कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता है, और उसको सेक्शन लाइन से जो है स्पर्श करा कर ले जाया जाता है, या सेक्शन लाइन के अंदर डाल के ले जाया जाता है, ताकि हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस प्रक्रिया पूरा होता रहे, ठीक है। उष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा, ताकि जो है अगर मान लीजिए एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जो है क्या हुआ है कि पूरी तरह से वेपर कंडीशन में नहीं हुआ होगा, तो वह सेक्शन लाइन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वेपर कंडीशन में हो जाएगा, और जो
रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, अगर वो लिक्विड कंडीशन में नहीं हुआ रहेगा तो वो भी क्या होगा, कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया। अब ये ऑपरेटर के बारे में बताए थे कि ऑपरेटर इसमें जो है कैबिनेट के अंदर, ठीक है, कैबिनेट के अंदर ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऊपर क्यों लगा होता है वो भी बता दिए हैं, क्योंकि हीट ट्रांसमिशन करने के लिए, और ऊपर से ठंडा होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे से गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ही ऊपर लगाया जाता है। अगर हम वायर में फिन्स एंड ट्यूब टाइप लगा दे तो उसमें फैन लगाकर भी हम कर सकते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेटर में अधिकांशतः प्लेट एंड सरफेस टाइप ऑपरेटर ही प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर फिन्स एंड ट्यूब टाइप प्रयोग करेंगे वहाँ पर फैन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सेक्शन लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट जो है कैबिनेट से बाहर निकल कर कंप्रेसर में चला जाएगा। तो समझ में आ गया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किसका क्या काम है और कहाँ लगा हुआ रहता है। ऑपरेटर का काम है वो इवेपोरेट करना, ठंडा उत्पन्न करना। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का काम है रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके माइक्रोफाइन और वो में एक्सपेंड करके ऑपरेटर में भेजना, जिससे ऑपरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि कम होगा तभी तो क्या होगा, एवोपरेशन होगा, और एवोपरेशन होगा तभी ठंडा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि पहला जनरल मैकेनिकल बॉडी, दूसरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा है एनालिटिकल एसोसीरीज। क्या है, तो एनालिटिकल एसोसीरीज में जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो ऐसे काम करेगा नहीं, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो उसको एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें मोटर लगा होता है। अगर मोटर नहीं लगा होता तो इंजन का प्रयोग करते हैं। तो इंजन का प्रयोग करने से क्या होगा कि मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कि हमेशा जो है एक आदमी को रखना पड़ेगा डीजल चेक करते रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर मोटर लगा दिया गया है और भी सील्ड कर दिया गया है। कंप्रेसर ये क्या होता है, सील्ड होता है। कंप्रेसर और मोटर एक ही में रहता है, एक ही डोम के अंदर रहता है, तो उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। तो इसको कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि रिले लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, रिले, करंट रिले प्रयोग किया जाता है, और वो स्टार्टिंग टार्क देता है जिससे कंप्रेसर का मोटर चलता है। और कंप्रेसर जब चलता है तो उससे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। ठीक है, उसके बाद उस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्या लगा दिया जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो हमने आपको बताया था। ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में भी पूरा जानकारी आपको दिया था, ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या है और उससे कनेक्शन किस में किया जाता है। तब हरि गोविंद, ओवरलोड प्रोटेक्टर कनेक्शन किस में किया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में? क्यों सीरीज में किया जाता है? हाँ, क्योंकि एक प्रकार का स्विच है ना, कंट्रोलिंग डिवाइस है, और जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस है या स्विच है उसका कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओवरलोड प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो है क्या प्रयोग करेंगे, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करेंगे। उसका कनेक्शन किस में किया जाता है, सीरीज में। तो थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है, थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा ना थर्मोस्टेट का नॉब, तो यहाँ पर ये थर्मोस्टेट का नॉब है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इसका जो है सेंसिंग जो बल्ब है, सेंसिटिव बल्ब, वो ऑपरेटर के आउटलेट में टाइट फिट, ऑपरेटर के पास टाइट फिट लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा जितना रहना चाहिए उतना मेंटेन रहेगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये कंप्रेसर को ऑन कर देगा, फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी, फिर टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, और फिर जैसे ही डाउन हो जाएगा तो फिर ये बंद कर देगा। इसकी पूरी जानकारी आपको थर्मोस्टेट के बारे में बताए थे। अब उसके बाद से जो है इसमें क्या होता है कि सामान वामान रखना है कि नहीं, तो सामान रखना है तो दरवाज़ा खोलेंगे तो अंधेरा रहेगा, तो एक सामान दूसरे सामान के ऊपर डाल देंगे या किसी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें लाइट की सुविधा करना पड़ेगा कि नहीं। तो लाइट की सुविधा के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक बल्ब लगा दिया जाता है, होल्डर होता है, और उसमें कहीं बल्ब लगा दिया जाता है। तो बल्ब लगा दिया जाता है तो वो बल्ब जो है कब ऑन हो, जब हम दरवाज़ा खोलें तभी ऑन हो, क्योंकि उसी समय ज़रूरत पड़ेगा, कुछ रखना या कुछ निकालना होगा। तो निकालने या रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जब दरवाज़ा खोलें तभी वो ऑपरेट हुआ, न कि प्रकाशमान हो जाए, इसलिए उसके लिए क्या करते हैं, डोर स्विच लगा देते हैं।
और डोर स्विच लगा देते हैं तो यह क्या होता है कि डोर स्विच जैसे दरवाज़ा खोलेंगे वैसे स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब प्रकाशमान हो जाएगा, लाइट आपको लाइट आ जाएगा, उसमें आप सामान रख सकते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज में ये सब उपकरण लगे होते हैं। जहाँ पर ये क्या होता है कि फिन्स एंड ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेटर लगा होता है, उसके लिए क्या होता है कि एक हीटर भी लगाना पड़ता है और हीटर के साथ साथ बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट होता है उसको भी लगाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा, टाइमर, ताकि जो है एवोपरेटर पर जब अधिक मात्रा में बर्फ इकट्ठा हो जाएगा तो वह एवोपरेटर क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल काम करने लगेगा। बर्फ जो है इंसुलेटिंग मटेरियल काम करने लगेगा, एवोपरेटर के पास हवा को पहुंचने नहीं देगा, नहीं ना पहुंचने देगा, तो उस समय हवा का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जबकि एवोपरेटर का टेम्परेचर जो है माइनस में जो है क्या होता है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और बर्फ़ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा एयर जो है 32 डिग्री ना ठंडा हो पाएगा, तो इसलिए उस आइस को गलाने के लिए क्या होता है, उसमें हीटर लगा दिया जाता है, और हीटर को सप्लाई देने के लिए टाइमर लगा दिया जाता है कि 8 घंटे के बाद टाइमर क्या करेगा, हीटर को ऑन कर देगा, और जैसे ही हीटर ऑन हो जाएगा तो उस पर का आइस जो भी रहेगा वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करेगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोमेटेरिक थर्मोस्टेट लगा होता है वो डिस्कनेक्ट कर देगा, और फिर क्या होगा, कंप्रेसर चलने लगेगा। ठीक है, तो ये 3 जो है फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा एक रेफ्रिजरेटर की बनावट पूर्ण होती है। कौन कौन, जनरल मैकेनिकल बॉडी, दूसरा वेपर कंप्रेशन एफिशिएंट सिस्टम, और तीसरा इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की बनावट समझ में आ गया। अब इसमें जो है किस प्रकार से हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की प्रक्रिया क्या क्या है, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। ठीक है।